डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जायश है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, लेकिन इस समय पढ़ने के लिए मैं इंग्लैंड आया हुआ हूँ। यहाँ पर मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, लेकिन यहाँ महंगाई बहुत है। पढ़ाई के साथ साथ आपको काम भी करना पड़ता है, तब जाकर एक किराए के मकान पर रह सकते हैं। मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से पैसे लगाकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ उन्हें घरों के बाहर तक सोना पड़ता है। कई ऐसी जगह हैं जहाँ सोया ही नहीं जा सकता, वो वहाँ भी सोते हैं। कब्रिस्तान, जहाँ एक तरफ एक छत बनी हुई है, मैं कई लड़कों को वहाँ सोते हुए भी देखता हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो, मेरी मुश्किल भरी ज़िंदगी जैसी भी है, छत तो नसीब हुई है मुझे। यहाँ महंगाई के कारण आपको बस काम करते ही रहना पड़ता है। जैसे आप भारत में पैसे कमा लें और आपको लगता है अब कुछ महीने आराम से गुजारे जा सकते हैं, आपके पास अपना घर होता है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर घर करोड़ों में मिलते हैं और करोड़ों रुपए कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और जो पैसे बचते हैं कंजूसी करके आपको संभाल कर रखने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, महंगाई बहुत है, हर चीज़ महंगी है। 2 सालों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और धीरे धीरे चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। जब आप समझ जाते हैं कि उस जगह कैसे रहना है, आपको पता लगना शुरू हो जाता है। आप नई नई चीज़ें जानने लगते हैं। मैं कॉलेज से आकर एक स्टोर में काम करता हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। सातों के सातों दिन मैं बिल्कुल छुट्टी नहीं लेता, बस काम करता ही रहता हूँ। इससे मैं किराया दे पाता हूँ, अच्छी ज़िंदगी जी पाता हूँ, इसी के साथ घर भी कुछ पैसे भेज पाता हूँ। माँ मेरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ कैसी कैसी कंजूसियाँ करनी पड़ती हैं, आप सोच नहीं सकते। मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ मकान मालिक नहीं रहता, बल्कि वो तो स्कॉटलैंड चला जाता है। कई बार 2-2, 3-3 महीने के लिए वहाँ चला जाता है। हमारे इस घर में 2 कमरे हैं। एक कमरे में मकान मालिक रहा करता था, एक कमरा उसने मुझे दिया हुआ था। अब हैलोवीन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुकी थी और पिछले साल की तरह उसने फ़ोन करके मुझे कह दिया था घर की सजावट कर देना। लेकिन घर की सजावट कैसे करूं, उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। मैं अपने पैसे लगाकर घर की सजावट नहीं कर सकता। मैं भले ही शौक़ बहुत सारे रखता हूं, लेकिन आपकी जेब कई बार इजाज़त नहीं देती उस शौक़ को पूरा करने के लिए, तो आपको उससे दूरी बनानी पड़ती है। और हम भारतीयों की एक बहुत ज़्यादा ख़ास बात है, हम जुगाड़ अच्छे से लगा लेते हैं। पिछले साल भी जब उस मकान मालिक ने मुझे 200 पाउंड दिए थे कि मैं घर की सजावट करूं, 100 पाउंड ही लगाए थे मैंने। ऐसी ऐसी जगह से सस्ती सस्ती चीज़ें लेकर आया था। वो समझ रहा था मैं खुद से पैसे डालकर महंगी चीज़ें लेकर आया हूँ, शायद 500 पाउंड की वो चीज़ें होंगी, लेकिन मैंने 100 पाउंड में ही ले ली थी। पुरानी चीज़ें, लेकिन घर बहुत ज़्यादा डरावना बनाया था। इस तरह मैं इस बार भी कुछ ऐसा ही करने वाला था। मैं महंगी चीज़ें तो लेकर नहीं आने वाला। उसके बाद मैंने सोचना शुरू कर दिया हैलोवीन की सजावट कैसे करूं। मैं कुछ ऐसी जगह पर गया जहां लोगों ने अपना पुराना सामान घर के बाहर रखा हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो हमारे यहाँ जिसके पास वो कोई चीज़ काम की होती है और उसे नहीं चाहिए, वो किसी और के लिए घर के बाहर रख देते हैं। जैसे टीवी, सोफ़ा, वो खुद उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और फेंकने में पैसे लगते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ कि कोई खाली पड़ी जगह है वहाँ गंदगी डालकर आ जाओ। यहाँ कोई घर से चीज़ भी निकालनी हो ना, उसके भी पैसे लगते हैं। इस तरह घर के बाहर कुछ लोग चीज़ें रख देते हैं, जिन्हें चाहिए होती हैं वो खुद ले जाते हैं। दोनों का काम बन गया। मैं ढूंढ रहा था ऐसी चीज़ें जिसे डरावना बना सकूं। मैंने देखा कई जगह लोगों ने कपड़े रखे हुए थे फटे हुए, मैंने वो उठा लिए। दिमाग मेरा काम कर रहा था
उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं उठाता गया। जब मुझे शाम के वक्त पता चला कि एक जगह गैराज सेल लगी हुई है। अब आपको बताता हूँ गैराज सेल क्या होती है। कुछ लोग जो घरों में सामान स्टोर नहीं कर सकते वो बाहर स्टोर करते हैं। ऐसे कई छोटे छोटे सेल्स मिल जाते हैं जहां आप ऐसे सामान को रख सकते हैं, बस किराया देते रहो काफ़ी सस्ते में। लेकिन अगर आप किराया नहीं दे पाए 1 साल तक तो उस सेल में रखी चीज़ों को नीलाम किया जाता है। जो उसे खरीदना चाहता है खरीद सकता है। इस तरह गैराज सेल अब भी लगी हुई थी और इसमें कई बार बहुत बढ़िया चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल जाती हैं और जहाँ सस्ती चीज़ मिलती है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। जैसे जैसे मैं वो चीज़ें देखता गया बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, इसीलिए लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे हर चीज़ बेची जाती रही। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दिया मैंने, ये कोई बुज़ुर्ग रहा होगा, शायद उसकी मौत हो गई होगी। 100 साल पुरानी चीज़ें, 150 साल पुरानी चीज़ें, कुछ जादू की किताबें, पुरानी नॉवेल्स, ऐसी चीज़ें वहाँ थी। और बूढ़े तो ऐसी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, वो तो किसी का हाथ लगने ही नहीं दे रहे थे। 1000 पाउंड 2000 पाउंड से नीचे कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी और मुझे लगा यहाँ कोई खरीदने नहीं देगा। वहाँ बूढ़ों की जैसे भरमार लगी हुई थी पुरानी चीज़ें खरीदने के लिए। जैसे जैसे उन्हें उनकी काम की चीज़ मिलती गई वो वहाँ से खिसकते गए। उसके बाद एक मुखौटा आया। वो मुखौटे को 10 पाउंड में लगाया गया था और मुझे ऐसा लगा 10 पाउंड में मैं बोली लगा ही देता हूँ। मैंने बोली लगा दी। उस मास्क को मैंने दूर से देखा तक नहीं था। आखिर वो सही मुखौटा भी है या वैसे ही कोई सड़ा हुआ तो नहीं। किसी ने बोली नहीं लगाई। 10 पाउंड में वो मुखौटा मेरा हुआ और मैं सर पकड़ कर बैठ गया। वो काफ़ी भद्दा सा मुखौटा था जिसे घर में टांगा नहीं जा सकता था और मैं सोच रहा था 10 पाउंड तो एक तरह से फेंकने पड़ जाएंगे। फिर मैंने सोचा चलो पैसे खर्च किए हैं घर ले जाता हूँ, वैसे भी डरावना सा भद्दा सा है तो बाहर लटका दूंगा, कोई ना कोई डरेगा तो पैसे पूरे हो जाएंगे। इस तरह मैंने वो सारा सामान घर लाकर तैयारी शुरू कर दी। बड़े बड़े डंडे मैंने घर के बाहर टांग दिए थे। उसके बाद वहाँ उन्हें ऐसा बनाया जैसे कोई इंसान की हड्डियाँ हों। उसके ऊपर कपड़े टांग दिए, ऊपर भद्दे भद्दे से मास्क जो हाथ से बनाए थे वो टांग दिए। ऐसा लग रहा था ये मेरे घर का गार्डन नहीं कोई कब्रिस्तान हो। यकीनन इतने से काम बन जाएगा। मैंने तस्वीरें खींची, उसके बाद मकान मालिक को भेज दी। वो कह रहा था अगर कुछ और भी कर सकते हो तो करो। उसने कहा लाइट्स भी लगानी सही लगती हैं। मैंने कहा लाइट्स, अब उसके लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? आप मेरे अकाउंट में डाल सकते हैं तो डाल दीजिए। और उसने कहा हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, मेरे कान आजकल काम नहीं करते। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन फ़ोन काटने से पहले ये ज़रूर कह दिया था हाँ तो लाइट्स लगा लेना, अपनी तरफ से जैसे भी कर सकते हो कर लेना। मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। एक तो उसे अच्छे से सुनाई नहीं देता और मुझे कभी कभी लगता है वो जानबूझकर ये नाटक करता है कि उसे सुनाई नहीं देता। काम की चीज़ तो बड़ी जल्दी सुन जाती है, ऐसी कोई चीज़ जिसमें मुझे काम हो वो उसे सुनाई नहीं देती। अब मैं घर के अंदर गया, थोड़ा सोचा। मेरे सामने वो मुखौटा पड़ा था, वो मास्क जो मैं गैराज सेल से खरीद कर लेकर आया था। तब मेरे दिमाग में आया इसे तो कहीं पर सेट किया ही नहीं, मैंने तो खुद ही मास्क बनाकर हर जगह टांग दिए। फिर मैं उस मास्क को लेकर बाहर गया था। ये सोच रहा था अब इसे टांगूं तो कहाँ टांगूं, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे लगा आज रात बच्चों को ये पहनकर डरा ही देता हूँ, कुछ काम ही बन जाएगा। ये सोचकर रात के वक्त मैंने वो मुखौटा पहना, पीले रंग के कपड़े पहन लिए। मैं बिल्कुल एक कातिल जैसा लग रहा था। कैचअप मैंने अपने कपड़ों के ऊपर उड़ेल दिया था। रात के वक्त जितने भी बच्चे यहाँ पर घूम रहे थे मैं उन्हें डरा रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा हो। मैं उस मास्क से काफ़ी अच्छे से देख ज़रूर पा रहा था, लेकिन वो मास्क थोड़ा थोड़ा गीला लग रहा था। मुझे चेहरे पर ठंडक सी महसूस होने लगी थी। अब शरीर भी कमज़ोर लगने लगा जैसे बुखार चढ़ गया हो। तब मैं सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं ये मास्क थोड़ा गीला है और मुझे ठंड ना लग जाए, मैं बीमार ना हो जाऊं यार। पहले से मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, अब इसके कारण बिल्कुल ना काम कर पाया तो क्या होगा। यहाँ हर रोज़ काम करना पड़ता है तब जाकर अच्छे से पैसे बचते हैं। एक छुट्टी भी काफ़ी दर्दनाक महसूस होने लगती है। मैं कई बच्चों को डरा चुका था।
भले ही मास्क भद्दा था लेकिन डराने के लिए बहुत अच्छा था। बच्चे जैसे जैसे देखकर भागते मैं उनके पीछे भागने लगता और वहाँ जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा हंसते जा रहे थे। जितने भी बच्चे ट्रिक और ट्रीट के लिए घर के अंदर आ रहे थे मैं उन्हें भी डरा देता। डर डर कर भाग रहे थे वो, लेकिन मैं उनके लिए कैंडीज ज़रूर लेकर आया था। उन्हें भगाते हुए भी कैंडीज में ज़रूर पकड़ा देता। मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और मुझे चक्कर से भी आ रहे थे। मुझे ऐसा लगने लगा था आज बहुत ज़्यादा खेल लिया बच्चों के साथ, मुझे घर जाना चाहिए। जैसे ही मैं घर पहुंचा जल्दी से मैं वो कपड़े उतारने लगा और मैं अलग कपड़े पहनना चाहता था, लेकिन घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही थी मुझे लगा चक्कर आने वाले हैं। आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा आने लगा था। मैं जल्दी से जाकर बेड पर लेट गया और मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। जब घबराहट हो रही हो आप कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां आप लेट सकें ताकि गिर ना जाएं, चोट ना लगे। उसके बाद मेरी आंख सुबह के वक्त खुली थी। 8 बज चुके थे और मैं इधर उधर देख रहा। नीचे वो पीले रंग के कपड़े पड़े थे। तब मेरे दिमाग में आने लगा, अरे कल बच्चों को डराया था ना, फिर घबराहट होने लगी थी। मैं रात को बेडरूम में आ गया था। अरे यार ऐसे ही लेट गया। मैंने चेहरे पर हाथ लगाया, अरे यार मास्क तो उतारना भूल ही गया। जैसे ही मैंने चेहरे पर हाथ लगाया मेरे चेहरे पर मास्क नहीं था। फिर मैं बेड के इधर उधर देखने लगा, कहाँ गया वो मास्क? मैं पहन कर ही तो यहाँ लेटा था ना, आसपास कहीं दिख नहीं रहा। मैं इधर उधर देखता रहा, कहीं पर मास्क नहीं दिखा। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब मास्क का क्या करना, रास्ते में गिर गया होगा, मुझे पता ही नहीं चला, शायद मैं घर लेकर ही नहीं आया। बाहर चेक करूंगा और बाकी सामान को भी अब इकट्ठा करने का शायद समय आ ही गया है। इसके बाद मैं नहाने के लिए गया था। नहाने के बाद मुझे चेहरे पर शेव भी करनी थी। थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बड़ी हुई लग रही थी। अब एक रात में इतनी ज़्यादा दाढ़ी बढ़ सकती है मुझे नहीं पता था। शायद कुछ दिनों से जो मैं शराब पी रहा हूँ उसके कारण ऐसा हो सकता है। जैसे ही आईने के सामने मैंने अपना चेहरा किया था मैं घबरा गया, मेरी आंखें खुल गई। ये कौन? मैं पीछे देख रहा था, कोई मेरे सामने खड़ा तो नहीं। ये मेरा चेहरा नहीं था, ये मेरा चेहरा नहीं था। मेरे चेहरे को क्या हुआ? मेरा मुंह सूज गया है क्या? ये मेरी भौहें ज़्यादा ऊपर की तरफ क्यों हैं? और मेरी नाक ये बड़ी सी कैसे हो गई? मैं अपना चेहरा आईने में पहचान नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मेरा चेहरा बदल चुका हो। ये कोई और इंसान है जिसने अपना ये चेहरा मुझे दे दिया हो। घबराया घबराया मैं बार बार मुंह को धोता जा रहा था। उसके बाद मैंने अपने चेहरे पर क्रीम भी लगाई। किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। लेकिन आधे घंटे बाद जब मैंने अपना चेहरा धोया ज़रा भी फर्क नहीं था। मेरा चेहरा ही बदल चुका था और मेरी घबराहट की एक वजह थी। मैं कॉलेज तो जाना चाहता था लेकिन ये बदला हुआ चेहरा, ये क्या चीज़ है? क्या मेरा चेहरा सूज गया है? मैं ये जवाब चाहता था। जल्दी से मैं घर से बाहर निकला और मैं सीधा पहुंच गया पड़ोसियों के पास। वो पड़ोस की आंटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो मुझे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें देती है और हमेशा मुझे कहती है तुम मेरे बेटे जैसे दिखते हो, मैं तुम्हें अपना बेटा ही समझूंगी और तुम भी मुझे मम्मी कहो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं सीधा उसके पास पहुंचा था। वो जैसे ही घर से बाहर निकली मुझे देखते ही कहने लगी, जी आपको क्या चाहिए? मैंने कहा ये मैं हूं, आपने मुझे पहचाना नहीं? उसने कहा तुम कौन? तुम? मैं पहचान नहीं पा रही। मैंने कहा जयेश, मैं जयेश हूं। तब मेरे चेहरे की तरफ देखकर वो कहती जा रही थी, तुम्हारी आवाज़ जयेश जैसी ज़रूर है लेकिन तुम जयेश नहीं हो। कौन हो तुम? उसके भाई तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं उसका भाई नहीं, मैं जयेश हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने कहा नहीं, देखिए आप अनजान हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। मैं रोने की कगार पर था। मैं वहाँ ज़मीन पर बैठ गया और घुटनों पर आकर मैं कहने लगा, मैं जयेश हूँ। जयेश, आपके पास कुकीज़ खाता हूँ ना आकर, आप बहुत अच्छी कुकीज़ बनाती हैं। और वो काढ़ा, वो अजीब सी चाय जो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी है लेकिन मैं आधी ही पीकर जाता हूँ। वो बूढ़ी औरत बड़ी हैरान थी। ये आवाज़ जयेश जैसी है, ये चेहरा जयेश का नहीं है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। और तब मैंने उनसे कहा, मुझे नहीं पता, रात को मैं सोया था, हैलोवीन नाइट, आज मेरा चेहरा बदल चुका है। कोई इन्फेक्शन हुआ है, क्या हुआ है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब उस औरत ने मुझे अंदर आने दिया था। उसके बाद उसने मुझे क्रीम दी थी। उसने कहा तुम्हारा चेहरा सूजा हुआ लगता है, तभी शायद बदला हो, ये क्रीम लगा लो। किसी भी तरह की फुलावट चेहरे पर आई हो तो ये क्रीम बिल्कुल ठीक कर देती है।
इसके बाद मैं वो क्रीम लगाकर आधे घंटे तक उसके घर में बैठा रहा था। जब मैंने क्रीम को धोया था, चेहरे में कोई बदलाव नहीं। अब वो मुझ पर शक करने लगी थी, लेकिन बातों बातों में उसने मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी। मैं जयेश था, जवाब तो मुझे देना ही था। हम दोनों में कई बातें थी जो हम किसी को नहीं बताते थे। वो मुझसे सवाल करके खुद हैरान हो जाती थी। तुम हो तो जयेश, ये चेहरा कैसे बदल गया? ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने कोई प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवा ली? मैंने कहा कल ही तो आपको मिलकर गया था। एक रात में कोई घर आकर प्लास्टिक सर्जरी कर गया? मैं समझ नहीं पा रहा। अब वो मुझे कह रही थी, मैं तुम्हें एक डॉक्टर का नंबर देती हूँ, वो स्किन स्पेशलिस्ट है। हो सकता है तुम्हारी स्किन पर कोई इन्फेक्शन हुआ हो। ऐसे तो तुम्हें कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। डॉक्टर से मिलकर आओ, फीस कम ही है, मैं बात कर लूँगी उससे। ये उसने कहा था और मुझे एक विजिटिंग कार्ड दे दिया था। मैं इतना घबराया हुआ था, जल्दी से घर पहुंचा, कपड़े बदले और मैं निकल पड़ा उस डॉक्टर से मिलने के लिए। जैसे ही मैं उसके क्लिनिक में पहुंचा था, वो इमरजेंसी में काम नहीं करता था। वो अपॉइंटमेंट देता था 4 से 5 दिन की, और मुझे अपॉइंटमेंट 4 दिन बाद की दी थी। लेकिन वहाँ मैं उलझने लगा था, झगड़ने लगा था। वहाँ कई नर्स थी, मैं उन्हें कहता जा रहा था मुझे ज़रूरी मिलना है, बहुत बड़ी परेशानी है। इसके बाद वो मुझे मिलने के लिए तैयार हो गया। मैं उसके रूम में गया और मुझे देखते ही वो कहने लगा, तुमने जो अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिया है वो तुम्हारा नहीं है, वो चेहरा ही किसी और का है। सच बताओ अपने बारे में, मुझे तुम पर शक हो रहा है। और मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठकर, सर यही तो सबसे बड़ी परेशानी है, मेरा चेहरा बदल गया है। रात को कुछ हुआ, हैलोवीन नाइट है, उसके बाद पता नहीं मेरा चेहरा बदल गया। ये देखिए मेरी तस्वीरें, ये देखिए मेरा मार्क, बर्थ मार्क, और इसमें मैंने टी शर्ट नहीं पहनी। ये देखिए बर्थ मार्क इस फोटो में भी, ये मैं हूँ, बस मेरा चेहरा बदल गया। डॉक्टर उसके बाद मेरे चेहरे की तरफ देखता जा रहा था। उसने हाथ से मेरे मांस को पकड़ने की कोशिश की, टॉर्च से मेरी आंखों के अंदर देखने की कोशिश की। 15 मिनट तक उसने अच्छे से जांच की और कहा, ये चेहरा बदल कैसे सकता है? तुम्हारा चेहरा फूला हुआ भी नहीं है, ये भौहें तुम्हारी नीचे होनी चाहिए, ये ऊपर की तरफ कैसे हो गई? नाक तो तुम्हारा फोटो में छोटा लग रहा है, ये बड़ा कैसे हो गया? कान भी लंबे हो गए, ये बाल तो तुम्हारे थोड़े बड़े थे ना, छोटे हो गए जैसे, चलो कटवा लिए होंगे, लेकिन चेहरा कैसे बदल सकता है? मैंने कहा डॉक्टर यही तो मैं सवाल लेकर आया हूँ, चेहरा कैसे बदल सकता है? उन्होंने कहा प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई ना, लेकिन अगर प्लास्टिक सर्जरी करवाई होती तो कट होते ना कान के पीछे। यहाँ कोई प्लास्टिक सर्जरी तो हुई नहीं। यार तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे ना? मैंने कहा सर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कोई मुझे पहचान नहीं रहा, मेरा तो चेहरा ही बदल गया। डॉक्टर ने 15 मिनट और जांच की और उसके बाद उन्होंने कहा था, ठीक है मैं मेडिसिन दे देता हूँ, अगर शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ या चेहरा फूला हुआ तो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में, लेकिन मुझे लग नहीं रहा किसी तरह चेहरा फूला है। अब तुम सच बोल रहे हो या नहीं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अब अगर 1 हफ्ते में ये ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद हम कोई टेस्ट करेंगे, किसी तरह के टेस्ट से हम जान पाएंगे शरीर में कुछ बदलाव तो नहीं हुए। अब उस डॉक्टर ने मुझे ये कहकर अपने क्लिनिक से बाहर भेज दिया था। 100 पाउंड की वो पर्ची कटवा कर आया था, फ़ायदा कोई नहीं हुआ था। उसके बाद मैं घर की तरफ निकल पड़ा और मुझे घबराहट हुए जा रही थी। कई लोग जिन्हें मैं पहचानता था उनके करीब से गुजर गया, उन्होंने देखा तक नहीं मुड़ के। आखिर एक अनजान की तरफ कोई क्यों देखेगा? मैं शाम के वक्त घर पहुंचा था और मैं कई ऐसे लोगों से मिला था जो मुझे पहले तो जानते थे। बाद में जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की वो हैरान से हो गए। मैं उन्हें अपनी कहानी बताना चाहता था ताकि जान पाऊं मैं इसका इलाज कैसे करूंगा। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। मैं समझ गया यहाँ से निकलने का समय है। शाम के वक्त मैं घर आ गया था और बस भगवान से यही मांगे जा रहा था, कल सुबह उठूं तो मेरा चेहरा बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा सच में होगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता था। उस शाम जब मैं खिड़कियों पर पर्दे लगा रहा था तब मैंने ध्यान दिया सड़क के बिल्कुल दूसरी तरफ एक आदमी इस तरफ जैसे देखे जा रहा था। ये मौसम थोड़ा ठंड का था, इसलिए लोग घरों के बाहर इस वक्त कम ही निकलते हैं। ज़्यादातर घर के बाहर निकलते हैं तो गाड़ी में बैठने के लिए। सैर करने वाले लोगों की संख्या भी कम होती है। इस तरह साधारण कपड़े पहने वो सड़क के सामने खड़ा आदमी मेरी नज़रों में आ गया था।
मैं ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा तो वो देखा देखा सा लग रहा था, लेकिन जब मेरी आंखें उसके चेहरे पर टिकी मेरे होश उड़ गए। बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला आदमी, यानी कि वैसा जैसा मैं पहले था। अब तो मेरा चेहरा बदला हुआ है ना। एकदम मेरे दिमाग में ये ख्याल सा आया जैसे कोई और बिल्कुल मेरे चेहरे वाला मेरे घर के सामने खड़ा है और मैं जिसका चेहरा बदल चुका है। क्या इन दोनों चीज़ों का कोई रिश्ता हो सकता है? इससे पहले मेरे दिमाग में कोई और ख्याल आता। मैंने सोचा क्यों ना उससे जाकर बात करके देखूं। ऐसा तो नहीं इस रात किसी और की शक्ल भी बदली है, मेरी शक्ल किसी और जैसे हो गई और किसी और की शक्ल मेरे जैसी हो गई हो। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर सड़क की तरफ जा रहा था, वो आदमी अब वहाँ पर मौजूद नहीं था। भागकर मैं आगे सड़क पर देखने के लिए गया। वो कहाँ गया? इधर गया या उधर गया? दूर दूर तक चलता हुआ कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। कई घर थे आसपास, उनकी लाइट्स भी जल रही थी। हो सकता है वो मेरे पड़ोस में रहता हो सकता है मेरा कोई पड़ोसी हो जिसे मैं जानता भी हूँ, उसकी शक्ल मेरे जैसी हो गई हो, या हो सकता है ये कोई और ही बात हो, या मुझे भ्रम ही हुआ हो। ऐसा तो नहीं। उसके बाद मैं जल्दी से भागकर घर के अंदर आ गया और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगा। वो आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं था, कहीं और जा चुका था। फिर से मैं मायूस हो गया और मुझे उसने याद भी दिला दिया था, मेरा चेहरा बदल चुका है। मैं चाहता था ये एक भयानक सपना हो जो बस टूट जाए और मुझे मेरा चेहरा वापस मिल जाए। होता है ना हमारे साथ, कई बार बहुत भयानक सपना आता है। हम सोचते हैं ये क्या घट रहा है हमारे साथ, और उसके बाद हमारी नींद खुल जाती है। वो भयानक सपना बस पीछे रह जाता है और हम सोचते हैं क्या बात थी, हम बेवजह बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन मेरे साथ ये सपना जिंदगी की तरह बीत रहा था। वो रात मैंने अपनी दाढ़ी को अच्छे से शेव किया था। अब मैं थोड़ा चिकना सा लग रहा था। बाल ज़्यादा छोटे थे लेकिन बीच में थोड़े सफ़ेद बाल आए हुए थे। नाक मेरी बड़ी थी जिस पर बहुत सारे जैसे कील से निकले हुए काले रंग के। ये पूरी तरह से बदला हुआ चेहरा था। मैंने अपने चेहरे पर कई चमाटे मारने की कोशिश की, उसके बाद भी चेहरा नहीं बदला। नींद टूटी ही नहीं जैसे ये सपना ना हो। फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, कल हैलोवीन की रात को मैंने क्या क्या किया था, किसके साथ ऐसा हो सकता है। फिर मैं सोचने लगा, वो डंडे जिससे मैंने बाहर कई लाशें जैसी बनाने की कोशिश की, कब्रिस्तान बनाया था घर के बाहर, लाइट तो कोई नहीं लगाई थी। और हाँ, वो मास्क, वो ठंडा ठंडा सा मास्क जिसे पहनकर मैं बच्चों को डरा रहा था, वो काफ़ी अजीब सा लग रहा था। और उसके बाद ही तो मुझे घबराहट हुई है ना। फिर मैं उसे पहनकर वापस आ गया। और वो कहाँ गया? ढूंढूं उसे, कहीं उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ तो नहीं। फिर मैं अपने घर में उस मास्क को ढूंढने लगा था बड़ी जद्दोजहद के साथ। उस रात वो मास्क मेरे घर में मिल ही नहीं रहा था। 10 बजे मुझे लगा घर के बाहर एक बार टटोल कर आऊं। जहाँ जहाँ मैं गया था हो सकता है वो मास्क कहीं ना कहीं पड़ा हुआ हो। उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ समझ में तो आएगा, कोई क्लू तो मिलेगा जो अब दिमाग में नहीं आ रहा। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला था, एक आदमी मेरे लॉन के बिल्कुल पीछे वाली साइड खड़ा, जिसका चेहरा मेरे जैसा था। वही आदमी अब वहाँ खड़ा था। मुझे लगा अब उसके करीब जाना चाहिए। जैसे ही मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए, वो 2 कदम पीछे हटाकर अंधेरे में कहीं चला गया। भागकर मैं अपने लॉन में गया, लेकिन वहाँ पर वो नहीं मिला। मैं इधर उधर झांकता रहा, लेकिन वो दिखा ही नहीं। कौन है जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और मेरे करीब ही रह रहा है? डरा कर रख दिया है उसने मुझे। कुछ जानता है तो मुझे बताता क्यों नहीं? कुछ समय मैं उसे ढूंढता रहा, वो मुझे नहीं मिला तो मुझे लगा वो तो मिलने वाला नहीं। अब मैं उस मुखौटे को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं हर उस जगह पर गया था जहाँ कल रात मैंने बिताई थी, बच्चों को डराया था। वहाँ बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। कई लोग जो हैलोवीन मना चुके थे अपनी वो चीज़ों को घर के बाहर इसी तरह से छोड़ कर गए हुए थे। आज हर चीज़ से डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो नकली भूत नहीं, असली भूत हों। जैसे ठंडी सी हवा का झोंका आता, वो कपड़े हिलते, ऐसे लहराने लगते जैसे भूत हो, और मैं घबरा कर पीछे गिर जाता। मैं अपने उस मुखौटे को ढूंढ रहा था। कल मैं जानता था ये सब कुछ झूठ होता है, लेकिन आज जैसे मेरे अंदर तक एक सच्चाई घुस चुकी थी। हो सकता है ये चीज़ें सच हों। मुखौटा तो नहीं मिला मुझे, लेकिन दहशत मेरे अंदर फैल चुकी थी।
एक घर के पास था मैं। उस घर के ऊपर बड़ी सी मकड़ी बनाई गई थी लोगों को डराने के लिए, और मैंने देखा एक पेड़ के पीछे से कोई जैसे मेरी तरफ देख रहा। मैं पहचान गया उन आँखों को। कोई अपनी आँखों को कैसे भूल सकता है? हर रोज सुबह मैं अपनी आँखों को उस आईने में देखता हूँ, खूबसूरत मानता हूँ, लेकिन अब वो आंखें मुझसे छीनी जा चुकी हैं। वो आंखें एक पेड़ के पीछे से मेरी तरफ देख रही थी। मैं भागा उस तरफ, इस बार उसे पकड़ना चाहता था। जैसे ही मैं पेड़ की तरफ भागा, वो आदमी पेड़ के पीछे से दूर भागना शुरू हो गया। जैसे ही उसके करीब जाना चाहता था, पीछे झाड़ियाँ थी और उसने झाड़ियों में छलांग लगा दी। हिम्मत नहीं कर पाया मैं उस झाड़ियों में जाने की। मुझे ऐसा लगा झाड़ियों में जाऊंगा कहीं वहाँ कोई सांप ना काट ले, और यहाँ पर सांप इतने भयानक और डरावने होते हैं ना, काट ले तो बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। उसे तो फिर कभी पकड़ लूँगा, पहले जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। उस रात मैं घर वापस आ गया था। जब मैं घर वापस आया, मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान सी हो रही थी। मेरी एक तरफ की बाजू जैसे सही से काम नहीं कर रही थी। शायद बहुत ज़्यादा काम किया था कल, इसलिए। अगली सुबह जब मैं उठा, दिमाग में कोई ख्याल नहीं था। आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता है सुबह के वक्त। हर चीज़ मैं भूल चुका था। जैसे ही बाथरूम गया, दिमाग में वो ख्याल आया, चेहरा बदला है। जल्दी से मैंने आईने में देखा, मेरा चेहरा ठीक नहीं हुआ था। अब भी ये अजीब सा चेहरा, किसी और का चेहरा मुझे मिल गया था जो इस रात भी नहीं बदला था। लेकिन एक अजीब चीज़, ये आदमी जिसका चेहरा था ये थोड़ा सांवला था, जबकि मेरा रंग गोरा था। मेरा शरीर बिल्कुल ठीक था पहले, आज एक तरफ की बाजू सांवली हो गई थी। एक तरफ की बाजू और शरीर बिल्कुल सही, जैसे एक रात में मेरी बाजू भी रंग बदल चुकी है। अब मैं घबरा रहा था, ये क्या चीज़ है। इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को मैं अपना शरीर दिखा रहा था, मेरा चेहरा जिसका रंग अलग है। पहले डॉक्टर ने कहा था ये टैनिंग हो सकती है, लेकिन मैंने कहा अब बताइए, कल तो धूप ही नहीं निकली इतनी ज़्यादा, मैं अपनी बाजू कहाँ से टैनिंग करके लेके आया। वो सोच में पड़ गया था और कह रहा था, सच में कुछ गड़बड़ तुम्हारे साथ जैसे हो रही है। तुम्हारे टेस्ट करने होंगे, क्या तुम टेस्ट करवाने को तैयार हो? मैंने कहा हाँ मैं करवाऊंगा। मेरे ब्लड सैंपल लिए गए थे। मांस का ऊपर का एक थोड़ा सा टुकड़ा भी काटा गया था बहुत छोटा, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद काटा गया, इसलिए दर्द नहीं हुआ। ऊपर पट्टी कर दी गई थी। इस तरह से वो टेस्टिंग की रिपोर्ट शाम के वक्त मिलने वाली थी, लेकिन मुझे चाहिए थी उसी वक्त। मैं वहीं पर 1 घंटा बैठा था, बहुत ज़्यादा बोर हो गया था और मुझे लगा अब इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो डॉक्टर तो जा चुका है, रिपोर्ट शाम को मिलेगी और उसने कहा था मैं फ़ोन पर बताऊंगा। मुझे एक हॉस्पिटल में भी जाना है, तो मैं घर की तरफ निकल पड़ा। जानता मुझे कोई नहीं था, लेकिन अब मैं ज़ेब्रा की तरह लग रहा था, आधा सांवला आधा गोरा। मैं घर आ गया और किसी ने पहचाना तक नहीं। जो पड़ोस की वो आंटी थी ना, उसने मुझे देख लिया और कहा, बेटे तुम ही हो ना जयेश? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं हुआ, मैंने इस चेहरे की भी पहचान कर ली है, लेकिन कुछ समझ में आया? डॉक्टर ने बताया कुछ? मैंने कहा नहीं, डॉक्टर ने टेस्ट किए हैं, अब रिजल्ट क्या आता है मुझे नहीं पता, लेकिन चेहरा तो बदला है। और ये देखिए मेरा शरीर भी बदल रहा है। मेरी बाजू को देखकर वो आंटी भी हैरान हो गई थी और उन्होंने मुझे घर के अंदर बुलाया। जब मैं घर के अंदर गया, उसके बाद वो मुझे अजीब सी चीज़ें दिखा रही थी। उन्होंने एक पुराना लॉकेट दिखाया था, मुझे अपने पति की पुरानी तस्वीर दिखाई थी और कहा था, क्या तुम इन चीज़ों पर यकीन करते हो? क्या तुम भूतों पर यकीन करते हो? मैंने कहा मैं भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन कल से जो हो रहा है मुझे लग रहा है हर चीज़ है। हाँ हर चीज़ है। अगर इससे मैं ठीक हो सकता हूँ तो हर चीज़ मौजूद है। तब उन्होंने कहा, ये जो लॉकेट है ना, इसे शापित लॉकेट कहा जाता है। ये लॉकेट जिसके भी पास गया उसे एक अजीब सी बीमारी हुई। उसका जो शरीर था ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता था। मेरे पति हमेशा इस लॉकेट को पहने रखते थे और वो कहते थे वो कभी थकते ही नहीं। 48 घंटे 72 घंटे वो लगातार काम कर लेते थे, नींद नहीं आती थी। लेकिन इस लॉकेट का शाप वो समझ नहीं पाए थे बहुत समय तक।
लेकिन जब उनकी 50 साल की उम्र हो गई, उनसे चला तक नहीं जाता था। वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनका शरीर जैसे 90 साल के बूढ़े जैसा हो गया था। तब उन्होंने लॉकेट के बारे में ढूंढना शुरू किया था। उन्हें तब पता चला था वो जो लॉकेट का शाप था ना, वो आपको ताकत देता था। कई लंबे समय की ताकत छोटे समय में दे देता था। जैसे आपकी 80 साल की उम्र है, आप 50 साल तक जैसे जवान रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं, फिर बुढ़ापा आने लगता है। लेकिन उनको 3 दिन की शक्ति 1 दिन में मिलती थी, इसीलिए वो ताकतवर होते थे, भारी सामान उठा सकते थे, नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन उम्र तो शाप के कारण तेज़ी से बढ़ रही थी ना। 50 साल की उम्र में वो 90 साल के हो गए थे। चला नहीं जाता था, शरीर जवान दिखता था लेकिन महसूस नहीं होता था। 55 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। 2 सालों से वो बेड पर लेटे हुए थे, चला नहीं जाता था। तब उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था और मुझे इस पर यकीन नहीं था। उन्होंने बस ये कहा था, चाहे कुछ हो जाना, मुझसे प्यार करती हो तो इस लॉकेट को कभी मत पहनना। उस आंटी ने मेरे हाथ पर वो लॉकेट रख दिया था और मेरे हाथ कांप रहे थे इस श्राप की बात सुनकर। मेरे हाथ से लॉकेट नीचे गिर गया। मैं घबराया हुआ था, उनके चेहरे की तरफ देख रहा और वो हंसती हुई कहने लगी, इस लॉकेट को पहनना पड़ता है, पकड़ने से वो ताकत नहीं मिलती, पहनोगे तब महसूस होगा, और वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर महसूस होना शुरू हो जाता है। मैंने कहा, तो ये शाप मुझे लगा तो नहीं मैंने इसे छुआ? उन्होंने कहा, नहीं, जब तक पहन कर रखोगे तब तक वो शक्ति तुम्हें मिलेगी। उम्र कम होगी, ताकत एक साथ मिलेगी, काम कर सकते हो कोई खास करना हो तो। बाकी तुमने हाथ लगाया ये कुछ नहीं करता। मैंने तो कितने कितने समय तक इसे पकड़ कर रखा है, एक बार पहना भी था, उसके बाद उतार दिया। मुझे बहुत जवानी महसूस हुई थी, लेकिन सब कुछ नकली नकली सा। श्राप तो श्राप होता है, डरना चाहिए आपको उससे। आंटी ने मुझे वो लॉकेट दे दिया था, जिसे जेब में डालकर मैं घर आ गया था। मेरा सारा डर उन्होंने खत्म कर दिया था और मुझे ये भी समझाया था, ऐसे शाप भी होते हैं, हो सकता है ये चीज़ भी किसी शाप से जुड़ी हो। अचानक मेरे दिमाग में आया वो मुखौटा। ये हैलोवीन की बात नहीं है, बात यह है कि मुखौटा जब से घर आया, मैंने उसे पहना तो घबराहट सी होने लगी थी, सांस रुक रही थी और मुझे लगा कुछ समय की तो बात है। शायद घबराहट सांस रुकने की वजह से नहीं हो रही थी, बल्कि मुखौटा पहनने के कारण हो रही थी। उसके बाद मैं सोचने लगा था, कहीं मुखौटे के कारण ये सब तो नहीं हुआ? मुझे मुखौटे से कोई श्राप तो नहीं लग गया जिससे मेरा चेहरा बदल गया? अगर ऐसा है तो मैं ठीक कैसे करूं? फिर से मैं उस आंटी के पास भाग गया था ये जवाब पाने के लिए, और उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उनके पति ने ये तक नहीं बताया था कि ये लॉकेट उन्हें कहाँ से मिला था, और श्राप को तोड़ा भी जा सकता है या किसी मास्क में श्राप हो भी सकता है। मैं खाली हाथ घर आया था, अब ये मुझे अकेले को ढूंढना था। तब मुझे लगा एक जगह है जहाँ से मैं जान सकता हूँ। गैराज सेल जहाँ पर लगी थी वहाँ मुझे ये पता चल जाएगा ये चीज़ें किसकी हैं। सब चीज़ें पुरानी से पुरानी थी, हो सकता है वो इंसान जिंदा हो, कुछ तो पता कर पाऊंगा ना उसके बारे में। जैसे ही मैं उस जगह पहुंच गया, एक और गैराज सेल लगी हुई थी वहाँ पर। उसके बाद आधा घंटा इंतज़ार करने लगा और ऑर्गेनाइज़र से बात करने के बाद मुझे पता चल गया आखिर उस स्टोरेज सेल का नंबर क्या था। स्टोरेज सेल का नंबर पता करने के बाद मैं एड्रेस निकालने में समय नहीं लगाना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला एड्रेस मुझे कल सुबह मिलेगा, यानी आज इंतज़ार करना होगा। और मुझे डर था दूसरी बाजू का रंग तो नहीं बदल जाएगा, कहीं मैं पक्का ही ये इंसान तो नहीं बन जाऊंगा। सारी आइडेंटिटी उस चेहरे के साथ है, मैं तो बहुत चीज़ें खो दूंगा और मेरे माँ बाप मुझे पहचानेंगे तक नहीं। क्या करूं? कल सुबह का इंतज़ार तो करना ही होगा मुझे। शाम के वक्त मैं वो रिपोर्ट्स सुनकर हैरान था। डॉक्टर ने कहा शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ, शरीर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्लड ग्रुप में कुछ अजीब सी चीज़ थी। 2 बार टेस्ट किए गए थे, दोनों बार ब्लड ग्रुप अलग अलग आए थे, लेकिन तीसरी और चौथी बार पहली बार की तरह सही आए। इस तरह डॉक्टर का मानना था गड़बड़ हुई होगी। अब मुझे डर इस बात का था अगर सब कुछ सही आया है तो मेरा चेहरा कैसे बदला है। और डॉक्टर बस फ़ोन काट चुके थे।
वो मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कुछ और हुआ होगा, चेहरा किसी इन्फेक्शन के कारण बदला होगा और बहुत समय से ऐसा होगा। मैं झूठ बोल रहा हूँ कि एक रात में ऐसा हुआ। अब जो करना था मुझे अकेले को करना था, इसलिए वो रात में काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गया, दरवाजे के सामने तो कोई नहीं था, लेकिन 10 फुट की दूरी पर बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला वो आदमी हाथ में चाकू पकड़े खड़ा था। मैं घबरा सा गया। मैं इतना डर गया था, कहीं वो मुझ पर हमला तो नहीं करने वाला, कहीं ऐसा तो नहीं जो फिल्मों में होता है, आपके जैसा दिखने वाला कोई आदमी आपको मारकर आपकी जगह ले लेता है। कहीं ये वैसा तो नहीं कर रहा, कहीं रात को मेरा चेहरा किसी ने बदल दिया और अब मारकर मेरी जगह लेने के लिए इसे भेजा है। क्या ऐसा हो सकता है? डरा मैं, बहुत कुछ सोचा मैंने। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। उसके बाद खिड़की से देखा मैंने, वो मेरे करीब नहीं आया था, चाकू लेकर वहीं पर खड़ा था और उसने वो चाकू ज़मीन में गाड़ दिया, मिट्टी के बिल्कुल अंदर धंसा दिया था और उसके बाद वो हंसने लगा था। हंसता हंसता वहाँ से दूर भाग गया था। 11 बजे। मैं सोया नहीं था, बस खिड़की से बाहर देखे जा रहा। क्या वो दोबारा आया होगा? क्या वो अंदर आने की कोशिश तो नहीं करेगा? अचानक किचन में एक आवाज़ आई थी, बर्तन गिरने की आवाज़। ऐसा लगा मुझे जैसे बिल्ली या कोई जानवर अंदर घुस आया हो। मेरे दिमाग में ज़रा भी ये ख्याल नहीं था कि कोई घर के अंदर आ सकता है। दरवाज़ा बंद हो जाए ना, कोई अंदर नहीं आ सकता। लेकिन सामान जिस तरह से गिरा था, जब मैंने किचन में जाकर देखा, जो सामान नीचे गिरा हुआ था वो सारे चम्मच थे, और ये चम्मच गिरे हुए नहीं लग रहे थे, इससे शब्द बनाए गए थे, हाय, HI। और इसे देखते ही मेरी टांगें कांपने लगी। कोई घर के अंदर है, कोई घर के अंदर है। मैं जल्दी से बेडरूम की तरफ भागा और तेज धार वो बड़ा सा चाकू हाथ में लेकर, अब हिम्मत बड़ी थी मेरी। उसके बाद मैं अलग अलग कमरों में जाकर चेक करने लगा। जैसे जैसे मैंने आगे जाकर देखा, बरामदे में साथ वाले उस कमरे के अंदर भी देखा था। मकान मालिक ने मुझे कहा था वहाँ नहीं जाना है, लेकिन कोई वहाँ छिप सकता है। मुझे कहीं और तो कोई मिला नहीं, वो कहीं नहीं मिला जो घर के अंदर हाय लिख कर गया था। मैं बेडरूम में था और डरा हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा घर के अंदर कोई आया कैसे, मेरे साथ हो क्या रहा है, ये सब चल क्या रहा है। क्या शाप तो नहीं उस मुखौटे का? वो रात कुछ ना कुछ गिरने की आवाज़ आती ही रही। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर ही नहीं गया। मुझे डर था कहीं मैं बाहर गया मुझ पर हमला ना हो जाए। मैं इस चीज़ से भी घबराया था। पुलिस को फ़ोन करूँगा तो गड़बड़ बढ़ सकती है। पहले वो पूछेंगे आप कौन हैं, मैं बताऊंगा मेरा चेहरा बदला है तो वो मुझ पर शक करेंगे, और हो सकता है यहाँ आकर वो मुझे ही पकड़ ले। उन्हें लगे कि मैं कोई बाहर से आया हूँ। और जयेश तो मिल नहीं रहा, वो तो कहीं गायब हो गया, वो मुझे पकड़कर जेल में डाल दे। फ़ोन मैं पुलिस को लगा नहीं पाया, बस अंदर छिपा रहा। अगली सुबह जब नींद खुली थी, घबरा गया था। 3-4 घंटे ही तो सो पाया था मैं। जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे किया, मेरा हाथ आधा काला हो चुका था, जैसे शरीर में कोई बीमारी हो गई हो, और मेरी बाजू और हाथ काले रंग के हो गए थे, आधे काले। और मुझे अब और ज़्यादा डर लगने लगा। शरीर सिर्फ बदल ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है काला हो रहा है, जैसे सड़ रहा हो। मैं अब उससे अगली सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकता था। मुझे लगा जल्द से जल्द मुझे उस मुखौटे के बारे में पता करना होगा। मैं उस गैराज सेल वाली जगह में पहुंच गया था, जहां पर कई स्टोरेज सेल्स थे, और वो आदमी पहले वहां से मौजूद था। वहां उसने मुझे पेपर्स पकड़ाए और एड्रेस बता दिया था उस आदमी का जिसका ये सेल था। उसकी मौत बहुत समय पहले हो चुकी है। उसने 5 साल का एडवांस दिया था और उसकी मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है। अब मैं कैसे जान पाऊंगा? एड्रेस तो मेरे पास था, लेकिन मेरी हिम्मत टूट गई। मुझे लगा अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता, शायद अब मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। दोपहर तक मैं मायूस था और घर वापस आ रहा तो वो पड़ोस की आंटी मुझे देखकर मुस्कुरा रही। बेटे, कुछ फ़ायदा हुआ? कहीं कुछ पता किया?
मैं अब उस आंटी से बात नहीं करना चाहता था। चेहरा नीचे की तरफ किए हुए मैं घर आ गया था। कुछ देर बाद किसी ने बेल बजाई। एक पल के लिए तो मैं डर गया। उसके बाद जब मैंने दरवाज़ा खोला वो आंटी वहाँ पर थी और मैंने उनसे कह दिया, आंटी मैं बात नहीं करना चाहता, आज काफ़ी दुखी हूँ। वो फिर भी घर के अंदर आई और कहने लगी, मुझे कुछ तो बताओ, मैं कोई तो मदद कर ही सकती हूँ ना तुम्हारी। मैंने कहा, बहुत बुरी तरह फंसा हूँ मैं। मुझे लगा था उस मुखौटे के मालिक से कुछ पता चलेगा। मुखौटे का मालिक 5 साल पहले मर चुका है, यानी कि अब कोई बताने वाला नहीं। अब बहुत बुरा फंसा मैं। अब क्या करूं? ये देखिए मेरा हाथ। वो आधा काला हाथ देखकर डर गई थी। ये कैसा? ये तो सच में शाप ही है। शाप तुम्हारे शरीर पर असर कर रहा है। कोई दवाई, कोई और चीज़ तुम पर असर नहीं करेगी। ये तो बदलाव हो रहे हैं शरीर में। शायद धीरे धीरे तुम मर ही ना जाओ मेरे पति की तरह। देखो मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ। मैं अपना पति खो चुकी हूँ, बेटा नहीं खोना चाहती। मैं भी मायूस था, वो आंटी भी मायूस थी। उसके बाद उन्होंने खिलखिलाते हुए कहा, एड्रेस तो तुम्हारे पास है ना, एड्रेस पर जाकर आओ। मैंने कहा, वो मालिक मर गया तो वहाँ जाकर क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा, वो मालिक मरा है, कोई ना कोई ऐसा मिलेगा ना जिससे तुम्हें फ़ायदा हो। कोई उसका बेटा, बेटी, पत्नी, कोई ना कोई तो होगा जिसको इस मास्क के बारे में पता हो। कोशिश तो करो। हारने से कोशिश करना अच्छा होता है, भले ही बाद में हार क्यों ना मिले, उम्मीद तो मिलती है ना। मुझे उस आंटी ने उम्मीद दे दी थी। दोपहर के वक्त ही मैं सीधा गाड़ी लेकर उस तरफ बढ़ गया था। शहर की एक तरफ वो बड़ा सा घर था। ये शायद किसी बहुत अमीर इंसान का घर था। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने बेल बजाई तो वहाँ काम करने वाली एक औरत बाहर आई। मैं उसको कहने लगा था कि मैं मालिक से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा उनकी मौत 5 साल पहले हो चुकी है। अब मैं जो नाम बता रहा था उसकी मौत 5 साल पहले हो गई है। मैं उन्हें कहने लगा, उनका कोई बेटा, मेरे पास कोई ख़ास चीज़ है जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ। उनका बेटा, पत्नी कोई तो यहाँ मौजूद होगा। उन्होंने कहा, उनकी पत्नी है, वो काफ़ी बूढ़ी है, बात नहीं करती किसी के साथ, ज़्यादातर चुप रहती हैं, एक व्हील चेयर पर बैठी ही रहती हैं। मैंने कहा, बस 5 मिनट दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। कुछ था जो उनके पति ने मुझे दिया था, मैं जैसे उन्हें लौटाना चाहता हूँ, बस उन्हीं के हाथ में दूंगा। ये बहाना लगाया था मैंने। और उस आदमी की पत्नी गार्डन में बैठी थी व्हील चेयर पर, फूलों को देखे जा रहे। मैं जब उसके सामने आ गया था, उन्होंने नज़र उठाकर तक नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था उनका दिमाग काम ही ना कर रहा हो, शरीर काम ही ना कर रहा हो। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, अपना नाम बताया, घर के बारे में जानने की कोशिश की। उनकी ज़बान तक ना खुली, ना वो आंखें ऊपर करके देखती थी, ना बोलती थी, फूलों की तरफ ताकती रहती थी। फिर वहाँ पर काम करने वाली उस औरत से बात की और उन्होंने कहा, मैंने आपको कहा था, वो बात नहीं करती किसी के साथ नहीं। 5 साल हो चुके हैं, वो इसी तरह से हैं। जब से उनके पति की मौत हुई है, वो किसी से बात करना ही नहीं चाहती। मैं फिर से उस व्हील चेयर के पास गया था, घुटनों पर आकर हाथ जोड़कर कहा था, मुझसे बात करिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। मैं वहीं पर रोने लगा, लेकिन उनकी ज़बान से एक शब्द ना निकला। फिर मैं आखिरी बार उन्हें अलविदा कहते कहते ये कह चुका था, ठीक है, आप बात नहीं करना चाहती, कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता। वो मुखौटा जब से मैंने चेहरे पर लगाया है, मेरा चेहरा बदल गया है। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे खुद को बदलूं? कुछ तो बताइए। बस ये शब्द थे जिसने जैसे उनकी आंखें ऊपर की तरफ की थी, कुछ ऐसा जो वो जानती थी शायद मुझे बता पाए। ये शब्द सुनते ही उन्होंने आंखें ऊपर की और उनकी ज़बान से 5 साल बाद एक शब्द निकला था, तुमने मुखौटा पहना? मैंने कहा, हाँ, हैलोवीन की रात वो स्टोरेज की जो नीलामी हुई थी, मैंने वो मुखौटा खरीद लिया था। मैंने फिर वो मुखौटा अपने चेहरे पर लगाया और वो मुखौटा रात को गायब हो गया और मैं बदल चुका हूँ। देखिए मेरी बाजू, देखिए मेरे हाथ काला हो गया है। क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ तो बताइए।
आपके पति का है ये सामान, आपको कुछ तो पता होगा, मुझे बताइए मैं कैसे बचूंगा। वो औरत घबरा सी गई थी और मुझे कहने लगी, चलो मेरे साथ। अपनी व्हीलचेयर खुद चला रही थी वो 5 साल बाद। वो बिल्कुल किसी से बात नहीं करती थी, बस बैठी रहती थी, फूलों को ताकती रहती थी दिन रात। अब वो मुझे अपने पति के कमरे में लेकर गई और उसने हाथ उठाकर कहा, देखो चारों तरफ देखो, मेरे पति ऐसे नहीं थे। देखो इन तस्वीरों को। उनके पति की ये तस्वीरें थी, अजीब अजीब चीज़ों को हाथ में पकड़े हुए बड़े शौक से। और वो औरत रोती हुई कहने लगी, ये ऐसे नहीं थे, पता नहीं कैसे इन्हें शौक पड़ गया इन पुरानी चीज़ों का। पुरानी, भयानक, शापित, डरावनी चीज़ें। जब से ये चीज़ों के साथ चिपकना शुरू हुए, इनकी तलब बढ़ी। ये भूल चुके थे दुनिया को, बस इन चीज़ों को इकट्ठा करते रहते। वो मरने से बचना चाहते थे, बस ऐसी चीज़ों से खुद को बदलते रहते। एक मुखौटा, चेहरा बदलने वाला मुखौटा, जब वो 50 साल के थे तब उन्होंने पहना था। मुझे याद है वो मेरे घर में आए थे और मेरे सामने खड़े मैं पहचान नहीं पाई। उन्होंने मुझे किस किया था और मैं उनसे लड़ पड़ी थी कि कौन है जो मुझे इस तरह से किस कर रहा है। आखिर कोई ऐसे हाथ लगाएगा मैं छोड़ूंगी। तब उन्होंने हंसते हंसते कहा था, चेहरा बदलने वाला मुखौटा, ये चेहरा बदल देता है। मैं तुम्हारा पति हूँ, बदला हुआ चेहरा लेकर। उस समय इस मुखौटे को देखा था और मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। इसके बाद उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें थी, वो कद छोटा कर पाते थे, वो खुद को प्रेत बना लेते थे, शरीर से बाहर निकाल पाते थे। ये सब चीज़ें वो धीरे धीरे समझ पाए, ये भयानक शक्तियाँ आपको मारने के लिए हैं, आपकी भलाई के लिए नहीं। उन्हें ऐसी ऐसी बीमारियां लग चुकी थी कि वो पागल होने की कगार पर थे। उन्हें प्रेत नजर आया करते थे, प्रेत। फिर धीरे धीरे उन्हें जैसे शरीर कमज़ोर होने की बीमारी हुई और वो अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। तब उनकी मौत हो गई। हमने उनकी हर ऐसी डरावनी शापित चीज़ को निकाला था घर से, उसे ख़त्म किया था। हमें नहीं पता था वो मास्क वो कहीं और रख चुके हैं। उन्होंने अपने कई सामान को दूर दूर स्टोरेज में रखा था। हमने ढूंढ ढूंढ कर उसे ख़त्म किया था और मुझे लगा था मेरे पति दूर जा चुके हैं। और ऐसी ही एक चीज़ ने मुझे सपनों में बांधा था। सपनों में मैं 1 साल बंधी रही थी। वो चीज़ को गलती से मैंने पहन लिया था। मेरे पति की आखिरी निशानी समझकर एक बड़े लॉकेट को पहना था, जिसने मुझे सपनों की दुनिया में गुम कर दिया था। उसके बाद से मैं कुछ सोच नहीं पाती थी। सच्चाई क्या है और झूठ क्या है मुझे पता नहीं चलता था। सपनों की उस दुनिया में मैंने अपने पति के साथ 1 साल बिताया था, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं समझ नहीं पा रही वो सपनों की दुनिया थी, असली थी या झूठी थी। तब से एक झटका सा लगा था मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। मैं मर नहीं पाती थी क्योंकि मेरे पति ने मेरे कान में एक ऐसा ईयर रिंग डाला था जिससे कोई आपको आपकी नेचुरल मौत से पहले नहीं मार सकता। मुझे तो वो दे गए, खुद मर गए। मैं अकेली अब यहाँ रहना नहीं चाहती थी, खुद को मार नहीं सकती थी, इसीलिए अकेलेपन में रहने लगी, खोई खोई सी। तुम्हारे वो मुखौटे की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। ऐसा लगा जैसे इतिहास मेरे फिर से सामने आ गया है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा था मुखौटे को दूर कैसे किया था उन्होंने, फिर से अपना रूप कैसे बदला था। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, शायद उनके किसी सामान से तुम्हें पता चल जाए, लेकिन हमने सारा सामान फेंक दिया। मैं अपने सर को पकड़कर वहीं रोने लगा था। कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। ये शाम का वक्त हो चुका था और वहाँ रो रो कर मेरा बुरा हाल। फिर उन्हें याद आया, हाँ मेरे पति की डायरी, वो शापित थोड़ी ना थी, वो मैंने गिफ्ट की थी। उसमें वो लिखा करते थे, शायद उसमें कुछ पता चल जाए। पूरी जिंदगी की बड़ी बड़ी घटनाएं उन्होंने उसमें दर्ज की थी। जल्दी से मैंने वो डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। कई डरावने पन्ने थे। उनके साथ क्या क्या हुआ मैं पढ़ पढ़कर पागल होने की कगार पर था। ये इंसान पागल था, ऐसी भूतिया चीजों को इकट्ठा करता था। वो अमर होना चाहता था, वो अपनी दुनिया बसाना चाहता था एक अलग ही तरीके से।
फिर पन्ना आया मुखौटे का। मुखौटे के बारे में लिखा था कि कैसे उन्होंने ये मुखौटा ढूंढा था। इस मुखौटे को पहनने के बाद आपकी शक्ल बदल जाती है, आप किसी और शक्ल के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता लगा ये मुखौटा शापित है, चेहरा बदलता है, लेकिन एक हमजाद बिल्कुल आपके जैसा दिखने वाला वो आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाता है। आपका शरीर मरना शुरू हो जाता है और वो इर्द गिर्द रहता है। यहाँ से बचने का तरीका ये है, आपका चेहरा उस हमजाद ने छीना होता है। इस मुखौटे के ज़रिए आपको आपका चेहरा उस हमजाद के सर से छीन कर अपने मुंह पर लगाना है। मुखौटे की तरह है आपका चेहरा, उस हमजाद से छीनो, चेहरे पर लगाओ और दोबारा अपनी ज़िंदगी पाओ। उन्होंने उस हमजाद से बड़ी मुश्किल से छीना था। उनके पास ऐसी चीज़ थी कि वो हमजाद को काबू कर सकते थे। उनके लिए ये आसान था, मेरे लिए आसान नहीं। हमजाद जो मेरे इर्द गिर्द होता है, मेरा चेहरा लिए मुझे उसे पकड़ना होगा, उसके मुंह को फाड़कर वो मुखौटा अपने चेहरे पर लगाना है, तब जाकर मैं अपने असली रूप में आ पाऊंगा। अब मुझे तरीका पता लग गया था। मैं पहुंच गया घर। जैसे ही अंधेरा हुआ, ढूंढने लगा उस हमजाद को। हमजाद आपके आसपास ही होता है, इर्द गिर्द ही। डराने की कोशिश करता है जैसे कि उसकी फितरत है, लेकिन अब पकड़ना है उसे। डरा मुझे। अपने कमरे में तैयार बैठा था और जैसे ही किचन से आवाज़ आई, मैं भागा एक कपड़ा लेकर। मैं उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन किचन में जैसे चम्मच गिरे हुए थे, हमजाद मौजूद नहीं था और नीचे चम्मचों से लिखा हुआ था कैच मी, यानी कि पकड़ लो मुझे। चैलेंज कर रहा था वो हमजाद। वो मेरे शरीर को लेना चाहता था। मैं मर जाता तो हमजाद भी आज़ाद होता और लोग समझते कि मेरी मौत अजीब तरीके से हुई है। मरने के बाद मुझे मेरा चेहरा मिल जाता, लेकिन मैं जिंदा अपना चेहरा लेना चाहता था। इसीलिए मैं घर के बाहर निकला। मैं आवाज़ नहीं लगाना चाहता था। ये इंग्लैंड है, रात को चीखें मारोगे तो पुलिस उठा कर ले जाएगी। फिर 2 रातें मुझे पुलिस स्टेशन बितानी पड़ेंगी, जिसके बाद शायद मैं वहीं पर मारा जाऊं। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। बाहर निकलकर मैं ढूंढ रहा उस हमजाद को जो मेरे चेहरे वाला हो। मुझे सड़क के पार दिख गया, मुस्कुराता हुआ। अब मैं उससे डर नहीं रहा था, बल्कि जो मैं उसके पीछे भागा, वो पीछे की तरफ भागना शुरू हो गया। झाड़ियों के बीच उसने छलांग लगा दी। मरने का डर खत्म हो गया था मेरा। मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ, इसलिए मैंने भी झाड़ियों में छलांग लगाई। उसकी रफ्तार तेज, वो झाड़ियों में आगे निकलता गया और उसके हंसने की आवाज़, उसके लिए ये हंसी थी, मेरे लिए मौत का सवाल था। मैं झाड़ियों के बीच से निकल रहा था, मेरी बाजू छिल गई, लेकिन वो आगे निकल गया। उसके बाद वो पेड़ पर चढ़ गया। मैं पेड़ के नीचे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा, गालियां निकाल रहा, लेकिन पेड़ पर चढ़ा बिल्कुल मेरे जैसी शक्ल वाला। फिर मैं भी पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही मैं आधे पेड़ पर चढ़ा, बहुत थका था, उस कमीने ने छलांग लगाई दूसरे पेड़ पर और हंसता हंसता नीचे उतर आया। फिर आगे की तरफ भागने लगा। मैं धीरे धीरे नीचे उतर सकता था, जख्मी नहीं होना चाहता था। हाथ छिल गए मेरे, तब जाकर मैं नीचे उतरा और फिर उसके पीछे भागा। वो थक नहीं रहा था, मैं थक रहा था, बहुत ज़्यादा थक गया और एक जगह बैठ गया था। सामने वो भी एक पत्थर पर बैठकर हंस रहा। वो जानता था ये रात और डरावनी होगी। अगली सुबह मेरे शरीर के और अंग काले फिर जाएंगे और धीरे धीरे जैसे शरीर सड़ने के कारण मारा जाऊंगा मैं। मुझे आज पकड़ना होगा। मैं फिर भागा, वो पकड़ में नहीं आया। बहुत तेज़ था वो, बहुत ज़्यादा तेज़। 2-3 और कोशिशें की मैंने, वो पकड़ में ही नहीं आया। और तब मुझे लगा उससे जीत नहीं सकता, मैं उसे नहीं हरा सकता। उसकी रफ्तार, उसकी सोच समझ तेज़ है। वो मेरे मरने का इंतज़ार कर रहा है, करीब रहकर। रोता रोता घर की तरफ आ रहा था रात के 12 बजे, और पड़ोस की आंटी बाहर निकली हुई मुझसे पूछ रही, मैं खिड़की से कब से देखे जा रही हूँ, तुम किसका पीछा किए जा रहे हो? मैंने कहा, वो हमजाद जिसके पास बिल्कुल मेरा चेहरा है। तब वो आंटी कहने लगी, क्या करना चाहते हो, मारोगे तो नहीं? मैं उनके पास जाकर सब कुछ बता चुका था।
और वो कहने लगी, पकड़ो फिर उसे, पकड़ो, ऐसे तो तुम मारे जाओगे। मैंने कहा मैं नहीं पकड़ सकता, वो पकड़ में नहीं आ रहा, रफ्तार बहुत तेज है और उस बूढ़े के पास और बहुत सारी चीजें थी, मेरे पास कुछ नहीं। तब उस बूढ़ी ने वो लॉकेट लटकाया मेरी तरफ और कहा, एक कोशिश करो, ज्यादा समय मत पहनना, पहनकर उतार देना जब काम खत्म हो जाए। मैं उस लॉकेट को पहनना नहीं चाहता था, लेकिन कहते हैं एक श्राप को काटने के लिए एक और श्राप चाहिए होता है, शायद ये काम कर जाए। मैंने वो लॉकेट जैसे ही पहना, मेरा शरीर जो थका हुआ था, थकान गायब, आंखें खुल गई, जांघों में जैसे जान आ गई और बाजुएं भी ताकतवर लगने लगी थी। जैसे मैं भागा मुझे सांस नहीं चढ़ रही, और जैसे मुझे सांस नहीं चढ़ रही वैसे ही उस हमजाद को सांस नहीं चढ़ रही थी। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। फिर मैंने जो जोर लगाया, बड़ी तेजी से पीछे से उसे पकड़ लिया। मैं इतना तेज कैसे हो गया? वो पेड़ पर चढ़ा था और मैं पेड़ पर ऐसे चढ़ा जैसे स्पाइडरमैन हो, छलांग लगाते ही ऊपर था, और उसे पकड़कर मैं ज़मीन पर उसके ऊपर बैठ गया। और मैं ऐसी चीज़ करना तो नहीं चाहता था। उंगलियां उसके सर में घुसाई और जैसे उसका चेहरा नकली मुखौटा हो, उसका मुंह फाड़ डाला मैंने। मुखौटे की तरह वो चेहरा उतरा था। जैसे ही उसे अपने चेहरे पर मैंने लगाया, मुझे ऐसा लगने लगा मेरा शरीर कांप रहा है। कुछ देर कांपा था मेरा शरीर, और उसके बाद नीचे वो हमजाद गायब हो गया और नीचे बस एक मुखौटा रह गया था। बस एक मुखौटा। हमजाद गायब था। मुझे ये पता नहीं था मेरा चेहरा मुझे वापस मिला है या नहीं। मुखौटे को उठाकर मैं इधर उधर झांकने लगा, कहाँ गया वो नजर नहीं आया। फिर मैं भागता हुआ घर आया। लॉकेट जल्दी से उतारा मैंने, और वो बूढ़ी औरत सामने से देखकर कहने लगी, वाह, काम हो गया, काम हो गया, ये तुम ही हो ना जायश? मैंने कहा, हाँ मैं ही हूँ। क्या चेहरा बदला मेरा? उन्होंने कहा, हाँ, और तब जाकर मुझे तसल्ली मिली थी। वो मुखौटा देख वो औरत भी डरी हुई थी और मैं भी। मैंने उसको वो लॉकेट हाथ में पकड़ाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था, अगर तुम रखना चाहते हो तो रख लो, मैं अब इस लॉकेट से क्या कर पाऊंगी? मैं काफ़ी बूढ़ी हो गई हूँ, अब मरने की कगार पर हूँ। मेरे बेटे की तरह रहना मेरे करीब, जो लेना चाहते हो ले लो, मेरे किस काम का लॉकेट? वो लॉकेट, वो मुखौटा बेड पर रखा था। सोना नहीं चाहता था मैं। अगली सुबह उठूं मैं कुछ और बना हुआ, फिर 2 शापित चीज़ें बेड पर पड़ी थी। यकीन कीजिए, आपको कोई ऐसी डरावनी चीज़ सामने दिख जाए ना, आप भाग निकलेंगे। मैं उन चीज़ों के साथ सोया था। अगली सुबह चेहरा बिल्कुल ठीक था, शरीर बिल्कुल ठीक था, जैसे मुझे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल स्वस्थ शरीर। वो मुखौटा और वो लॉकेट बेड पर रखे थे और मैं सोच रहा था उसका क्या करूं। यकीनन आपका जवाब होगा, ऐसी चीज़ को नष्ट कर दो, फेंक आओ, दूर फेंक दो, दबा दो मिट्टी में, जला दो, खत्म कर दो। लेकिन पता नहीं क्यों एक लकड़ी के बक्से में डालकर मैंने उसे आज तक संभाल कर रखा है। शापित चीज़ें डरावनी और खौफनाक होती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मुखौटे की गलती मैंने लॉकेट से ठीक की, हो सकता है भविष्य में मुझे किसी और मुसीबत का सामना करना पड़े और ये चीज़ें मेरे किसी काम ही आ जाएं। आपका क्या मानना है? अगर आपके पास कुछ ऐसा होता, क्या मेरी तरह अपने करीब संभाल कर रखते या फेंक आते कहीं पर? जवाब ज़रूर दीजिएगा। मेरी जगह होते तो क्या करते?